नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में पेश हुए महिला आरक्षण बिल के न्यूज चैनल की डिबेट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में जुटी अपार भीड़ की, सोनिया और सिंधिया की मुलाकात से परेशान बीजेपी की। साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे केरल में दलित मंत्री के साथ हुए भेदभाव की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर 21 सितंबर को होगी सुनवाई। टीडीपी सांसदों ने संसद के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन। 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कीम में किया गया था गिरफ्तार। उत्तराखंड में 21 सितंबर को महिला कांग्रेस का सीएम आवास पर कूच। अंकिता भंडारी, महंगाई, बेरोजगारी और डेंगू के खिलाफ महिला कांग्रेस का आंदोलन। कांग्रेस एमएलए मामन खान की बड़ी मुश्किलें, नहीं मिली राहत। अभी 14 दिन और रहेंगे न्यायिक हिरासत में, नहीं कर पाए थे कोई सबूत पेश। सूर्य मिशन में इसरो को बड़ी सफलता। आदित्य L1 ने पृथ्वी को कहा अलविदा। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकला। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के इतिहास में आज बड़ा दिन था। आज देश की पुरानी संसद को नया नाम मिला तो संसद की बैठकों के लिए नया भवन मिला। आज यानी 19 सितंबर से संसद की कार्रवाई नए संसद भवन में स्थानांतरित हो गई है। और नए संसद भवन के पहले दिन की कार्रवाई में जो बिल पेश किया गया वो था महिला आरक्षण विधेयक। तो क्या है इस बिल में प्रावधान और क्यों हो रही है इसकी चर्चा, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण का रास्ता अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक पर 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे यानी 7 घंटे चर्चा कराई जाएगी और बाद में वोटिंग होगी। और ये तय है कि सर्वसम्मति से इसे पारित करा दिया जाएगा। इसके कानून बन जाने के बाद लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। लेकिन इस बिल का इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये परिसीमन के बाद ही लागू होगा और ये 2024 से पहले संभव नहीं है। यानी 2024 के बाद लोकसभा के चुनाव अगर समय पर हुए तो 2029 में ही लोकसभा में 33% से ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी। परिसीमन के बाद भी लोकसभा की सीटों की संख्या 543 रखी गई तो उसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके साथ मौजूदा विधेयक में दूसरा सबसे बड़ा पेच ये है कि आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में ये आरक्षण नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ये विधेयक उसकी उपलब्धि है। मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे 2010 में राज्यसभा से पास कराया था। राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हो जाता है तो वो जीवित बना रहता है। वैसे नई संसद में आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह पुराने संसद भवन में सभी सांसद जुटे, जहां सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ और यहां से सभी सांसद पैदल चलकर नए संसद भवन में पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया। नए संसद भवन में सबसे पहले लोकसभा में स्पीकर के बाद पीएम मोदी का भाषण हुआ। उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने भाषण में सरकार को घेरा। इसके बाद महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत की। महिला बिल पर सियासी घमासान मचा है, वहीं न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट में भी घमासान देखने को मिलता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। खासतौर पर नफरत फैलाने वाले समाचार और घटना के मीडिया ट्रायल को लेकर पहले ही कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है और अब कोर्ट ने मीडिया खासतौर पर न्यूज चैनलों को अनुशासन में रहने को कहा है। तो क्या है कोर्ट का निर्देश, देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज चैनलों में आजकल जिस तरह से डिबेट की जा रही है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है और अब कोर्ट ने कहा है कि इन्हें अनुशासन के दायरे में लाया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने न्यूज चैनलों पर सख्ती की जरूरत बताते हुए कहा कि चैनलों के लिए एक सख्त सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है जो इनके प्रसारित होने वाले कंटेंट पर नजर रखे।
सीजीआई ने मौजूदा समाचार चैनलों के प्रतिनिधि एनबीए और एनबीएफ से इस संबंध में सुझाव भी मांगा। इन्हें इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बेंच ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को खुद को बेहतर ढंग से रेगुलेट करना चाहिए। हम पहले स्तर को मजबूत करना चाहते हैं जो संविधान अनुच्छेद 19A के तहत उनके स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, साथ ही अनुशासन लाता है। कोर्ट ने कहा कि समाचार चैनलों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के पक्ष में है, लेकिन यह अनुशासन के दायरे में होना चाहिए। दरअसल इस समय न्यूज चैनलों पर होने वाली अधिकांश डिबेट और शो में होने वाली चर्चाओं के सहारे सरकार प्रायोजित एजेंडा परोसा जा रहा है। उस पर विपक्षी दल पहले ही सवाल खड़े करते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से 14 टीवी एंकरों के शो का इसी के चलते बहिष्कार कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि टीवी चैनलों को अनुशासन में लाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से न्यूज चैनल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। देश के 5 राज्यों में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां चुनाव हैं। राज्य में चुनावों को लेकर जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्राएं शुरू कर दी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में जनता को रिझाने के लिए जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो इसके जवाब में आज से जन आक्रोश यात्राएं कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में एक साथ 7 स्थानों पर यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के लिए खास रथ तैयार करवाए हैं। इन रथों को हैदराबाद से मंगवाया गया है। इन रथों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगाई गई है। नेता इन रथों पर सवार होकर जनता को संबोधित करेंगे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कथित जन विरोधी नीतियों, घोटालों का खुलासा करेगी। शिवराज सरकार के कथित 50% कमीशन की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए पर्चे छपवाए गए हैं। अपनी जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस सूबे की जनता से 11 वादे करने वाली है और वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा देश और प्रदेश के हालात पर भी खुलासा करेगी। कांग्रेस की तरफ से 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें पहली यात्रा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जो 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरी यात्रा प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं तीसरी यात्रा कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में 1900 किलोमीटर की होगी, जबकि चौथी यात्रा अजय सिंह राहुल की लीडरशिप में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी तरह 5वीं यात्रा सुरेश पचौरी के नेतृत्व में 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं छठी यात्रा कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर तक जाएगी। 7वीं और आखिरी यात्रा जीतू पटवारी के नेतृत्व में 1700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर बढ़त बना ली है। इधर सोनिया और सिंधिया की मुलाकात से भी बीजेपी दबाव में आ गई है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल से आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बेहद खास है। दरअसल सेंट्रल हॉल में बीजेपी सांसद और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सोनिया गांधी के पास आए और उनसे बात की। इस तस्वीर ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी की तैयारी में हैं। इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में तो पहले से ही चल रही हैं और अब जो तस्वीर दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल से सामने आई है, उसके बाद से ये संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि संसद के सेंट्रल हॉल में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां बैठे जहां पास में ही सोनिया गांधी बैठी हुई थी और इसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़कर सबसे आगे वाली लाइन में बैठी सोनिया गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बात की। बाद में सिंधिया बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए। सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसक कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल वाली सबसे आगे की सीट पर बैठे रहे। इससे साफ है कि सिंधिया जल्द बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं। आपको बता दें कि 18 साल तक सिंधिया कांग्रेस में रहे हैं और गांधी परिवार से उनके रिश्ते काफी खास हैं। ऐसे में आज की इस तस्वीर ने उन कयासों को बल दिया है कि सिंधिया फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस 2020 में सिंधिया की गई बगावत को माफ कर देगी? क्या बीजेपी से सिंधिया का मोह भंग हो गया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जल्द मिल जाएगा।
सिंधिया के अगले कदम पर बीजेपी की नजरें हैं। नजरें तो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर भी हैं। एकनाथ शिंदे मुश्किल में हैं क्योंकि जो फैसला टला हुआ था अब उस पर विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही निर्णय देना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया है कि अब और देर नहीं होगी। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और क्या बोले राहुल नार्वेकर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सुनवाई अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती, एक टाइम फ्रेम में इसे पूरा करें। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो जल्दी ही फैसला करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भी चाहते हैं कि फैसला जल्दी हो, लेकिन न्याय में विफलता ना हो, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से आदेश की कॉपी नहीं मिली है, मुझे मालूम नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ है। अदालत के आदेश के बाद मैं इस पर कुछ टिप्पणी करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष के बयान से साफ है कि अब वो मामले में तेजी से कार्रवाई करेंगे। और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ जिस तरह से उद्धव गुट के विधायक सुरेश प्रभु को कानूनी रूप से शिवसेना का चीफ व्हिप माना है, उससे ये भी साफ है कि शिवसेना में व्हिप उद्धव गुट का ही चलेगा, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर के पास शिंदे और उनके साथ के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा। इस बीच उद्धव गुट की ओर से भी दावा किया गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और अब शिंदे गुट के विधायकों का अयोग्य घोषित होना निश्चित है। क्या शिंदे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो भारत को लेकर कनाडा के रुख से भी खड़े हो रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी के संकेत मिले हैं। इस बार वजह खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर बन रहा है। निज्जर की जून में जान ले ली गई थी। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 3 महीने पहले कनाडा में गोली मारकर जान ले ली गई थी। इस मामले में 3 महीने बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को निज्जर की जान लेने के पीछे भारत सरकार का हाथ बताया है। CBC की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले की जाँच कर रही है। जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर के मामले के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोप पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर जान ले ली गई थी। वहीं साल 2022 में पंजाब के जालंधर के भारसिंहपुर गांव में हिंदू पुजारी की जान लेने की साजिश रचने का आरोप लगने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इससे पहले NIA ने भारत के खिलाफ आतंकी वारदात की साजिश रचने के मामले में निज्जर के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। निज्जर को लेकर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाया था। कनाडा ने भारतीय खुफिया सुरक्षा अधिकारियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, जबकि भारत सरकार ने कहा कि इन चरमपंथी ताकतों का संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी से जुड़ाव भी कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आतंकवाद से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो। हमारे देश के हितों और चिंताओं को हमेशा सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। कनाडा पीएम के लगाए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ करते हुए बता दिया है कि वो भारत सरकार के साथ है। कनाडा के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ये बात सही है कि 2010 में महिला आरक्षण बिल कांग्रेस 50-50% तो पास करवा चुकी थी। अब मोदी जी ने इसको पूरी तरह से पास करने का बीड़ा उठा लिया है, तो ये क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा।
हमारे न्यूज़ चैनलों के एंकरों में तो नारी शक्ति पहले से ही है, वो क्या कर रही है देश के सामने ये सब कुछ है। अब संसद में नारी शक्ति वंदन क्या करेगी ये तो भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात दलित मंत्री के साथ हुए भेदभाव की। केरल के मंदिर में दलित मंत्री के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में पुजारियों ने उन्हें दीप प्रज्वलित करने से इनकार कर दिया। मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। केरल में दलित मंत्री का मंदिर में किया गया अपमान, मंत्री को दी गई दलित होने की सजा और अपने साथ हुई इस नाइंसाफी के बारे में खुद केरल सरकार के मंत्री ने जानकारी दी। भारतीय वेलन सर्विस सोसाइटी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल की विजयन सरकार में देवस्व ओम मंत्री के राधाकृष्णन ने कहा, मैं एक मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गया था। इस दौरान मंदिर के 2 पुजारियों ने मुझे दीप प्रज्वलित नहीं करने दिया। मेरे पैसे को नहीं, मुझे अछूत मानते हैं ये लोग। वो एक लॉ लेकर आए और मुझे लगा कि वो इसे मुझे दीप जलाने के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने इसे मुझे नहीं दिया। उन्होंने खुद दीप जलाया। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य राधाकृष्णन ने कहा कि मैंने सोचा कि ये एक परंपरा का हिस्सा है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पैसे को अछूत नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे अछूत मानते हैं। आपको बता दें कि राधाकृष्णन अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। वो पिछड़े और अनुसूचित समुदाय के कल्याण और युवा मामलों के मंत्री हैं। केरल विधानसभा के लिए विपक्षी मुख्य सचेतक 2001 से 2006 तक रहे हैं और केरल विधानसभा के अध्यक्ष 2006 से 2011 के रूप में कार्य किया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।